हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ नीलकंठ के प्रश्न उत्तर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नीलकंठ पाठ को अच्छे से पढ़ा था, समझा था, और अब हम पढ़ेंगे उस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए थे। अब इससे पहले जो आपने वीडियो में नीलकंठ पाठ पढ़ा था उसमें एक मोर और मोरनी के बारे में कहानी थी पूरी। मोर का नाम था नीलकंठ और मोरनी का नाम था राधा। और एक उन्हीं के जाली घर में एक और मोरनी आ गई थी जिसका नाम था कुब्जा। तो पूरी कहानी उन्हीं पर आधारित थी। उसी से संबंधित ये प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए थे। मतलब कि मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा क्यों रखा गया था। तो इसका उत्तर है, क्योंकि मोर की गर्दन जो थी वो नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया था। जबकि मोरनी जो थी वो मोर के साथ साथ रहती थी, अतः उसका नाम राधा रखा गया। तो जिस तरह से राधा रानी हमेशा कृष्ण के साथ साथ रहा करती थी, इसी तरह से मोरनी जो थी वो मोर के साथ रहा करती थी, इसीलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। मतलब जब जाली के बड़े घर में मोर और मोरनी के बच्चों को पहुंचाया गया तो बाकी जितने भी वहां पे जीव जंतु रहा करते थे उन सब ने मिलकर के उन मोर और मोरनी के बच्चों का स्वागत किस प्रकार से किया, वो हमें बताना है। तो इसका उत्तर समझते हैं। मोर के शावकों को, शावक मतलब मोर के बच्चों को, जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधु के आगमन पर किया जाता है। मतलब इस तरह से उन दोनों का स्वागत किया गया, जिस तरह से घर में कोई नई बहू आती है ना, नववधु आती है तो उसका स्वागत किया जाता है, इसी तरह से उन दोनों मोर मोरनी के शावकों का स्वागत किया गया। और किस तरह से किया गया, लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगते थे। तो इस तरह से वह जितने भी जंतु रहा करते थे, जीव रहा करते थे, उन सब ने मोर और मोरनी का स्वागत किया। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। चेष्टाएं मतलब नीलकंठ की कौन कौन सी हरकतें जो थी वो लेखिका को बहुत अच्छी लगती थी, वो हमें बतानी है। तो उत्तर समझते हैं। नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन महादेवी वर्मा को निम्न चेष्टाएं बहुत अत्यधिक भाती थी। कुछ एक उसकी हरकतें जो थी, उसकी जो चेष्टाएं थी नीलकंठ की, वो महादेवी वर्मा को बहुत ही अच्छी लगती थी। कौन कौन सी? गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना, पानी पीना। मतलब जब वो गर्दन ऊंची करके देखता था तो महादेवी वर्मा को बहुत अच्छा लगता था, और जब वो बहुत ही अलग तरीके से विशेष भंगिमा के साथ अपनी गर्दन नीचे करके दाना चुगता था तो भी महादेवी वर्मा को वो बहुत अच्छा लगता था। और नीलकंठ का पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, मेघों की गर्जन, ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन में नृत्य करना, महादेवी के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाना, महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े हो जाना। तो ये सभी चेष्टाएं जो थी महादेवी वर्मा को नीलकंठ की बहुत ही आकर्षित करती थी, बहुत ही प्यारी लगती थी। अगला प्रश्न समझते हैं। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है। मतलब जब वहां पर जाली के बड़े घर में सभी बहुत आनंद पूर्वक रहते थे तो अचानक वहां ऐसा क्या हुआ कि सब बहुत ही उदास रहने लगे, अलग अलग रहने लगे। ऐसा क्या बेमेल स्वर वहां पर उठा, तो वो हमें कौन सी घटना बताती है, वो हमें बताना है। ठीक है। इस आनंदोत्सव में कि रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका ने बड़े मियाँ से एक अधमरी मोरनी खरीदी और उसे घर ले आई। उसका नाम कुब्जा रखा। उसे नीलकंठ और राधा का साथ रहना भाया नहीं भाया। वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। कुब्जा ने राधा के अंडे तोड़कर बिखेर दिए। इससे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, क्योंकि राधा से दूरी बढ़ गई थी। कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया
कि बेचारे नीलकंठ का अंत ही हो गया। मतलब ये कौन सी घटना थी जिससे वहां पर बेमेल स्वर बज उठा, मतलब कि वहां पर उदासी छाने लगी। ये तब की बात है जब लेखिका बड़े मियाँ से एक अधमरी मोरनी खरीद लाई, जिसका नाम उसने कुब्जा रखा। अब कुब्जा क्या थी, उसका स्वभाव ऐसा था कि वो नीलकंठ के पास जाना चाहती थी। वो नीलकंठ के पास अपने सिवा किसी और को आने नहीं देती थी, और राधा को भी वो नीलकंठ से दूर रहना रखना चाहती थी। राधा का नीलकंठ के पास आना उसे पसंद नहीं होता था, और इसी गुस्से में उसने राधा के जो है सारे अंडे तोड़ दिए थे। अब नीलकंठ और राधा जब अलग हो गए, दूर रहने लगे, तो इससे नीलकंठ जो था वो अप्रसन्न रहने लगा, वो बिल्कुल उदास रहने लगा। नीलकंठ और राधा की जो दूरियां थी वो बढ़ गई। कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण हंसी माहौल के खुशी पूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि नीलकंठ का अंत हो गया, मतलब नीलकंठ जो है वो मर ही गया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? मतलब कि जब बसंत ऋतु आती थी, बारिश का मौसम आता था, तो नीलकंठ को जाली में रहना पसंद क्यों नहीं था, घर में बंद रहना पसंद क्यों नहीं था, ये हमें बताना है। वसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों पे बांक जाते थे, तब नीलकंठ जाली घर में अस्थिर हो जाता था। मतलब जब बसंत ऋतु आती थी, वृक्ष आम के वृक्ष जो है सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक के नए नए पत्ते आने लगते थे, तो नीलकंठ को जाली घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो वहां अस्थिर हो जाता था, मतलब वहां रहना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वह वसंत ऋतु में किसी घर में बंद होकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। मतलब उसको बंद होकर रहना पसंद नहीं था, उसे फूलों से लदे हुए वृक्ष, पुष्पित मतलब फूल, फूलों से लदे हुए वृक्ष और पल्लवित वृक्ष यानी नए नए पत्तों से लदे हुए वृक्ष बहुत अच्छे लगते थे। तब उसे बाहर छोड़ देना ही पड़ता था। अगला प्रश्न है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? जब जाली घर में सब एक दूसरे के मित्र थे, लेकिन कुब्जा का कोई मित्र नहीं बना, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर समझते हैं। जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता करना ही नहीं चाहती थी। वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था, और वह किसी को उसके पास नहीं जाने देती थी। किसी को उसके साथ देखते ही वह उसे चोंच मारना शुरू कर देती थी। अब यही उसका जो स्वभाव था, इसी कारण उसका कोई मित्र नहीं बनता था, क्योंकि वो किसी के साथ भी मित्रता ही नहीं करना चाहती थी। वो हर किसी के साथ लड़ती रहती थी। नीलकंठ के जो भी पास जाता था, वो उसको अपनी चोंच मारना शुरू कर देती थी। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि नीलकंठ के पास भी कोई जाए, इसीलिए कोई भी उसका मित्र नहीं बन पाता था। अगला प्रश्न, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, जब एक बार खरगोश के बच्चे को सांप ने पकड़ लिया था अपने मुंह में, तो उस समय नीलकंठ ने ही सांप के बच्चे को बचाया था। तो जब नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को बचाया था, तो जब खरगोश के बच्चे को नीलकंठ ने बचाया, तो उसका उससे कौन सी स्वभाव की कौन सी विशेषता पता चलती है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर है, एक बार सांप जाली घर के भीतर आ गया। जब सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे ची ची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने दर्द भरी व्यथा सुनी, तो वह अपने पंख समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से दबाया, और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया, और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल गया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। तो किस तरह से बचाया? जब एक सांप जाली घर में आ गया था, तो सभी जीव जंतु जो थे इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक खरगोश का छोटा सा बच्चा जो था वो सांप की पकड़ में आ गया था, और सांप ने उसका पिछला हिस्सा जो था अपने मुंह में दबा लिया था। अब वो खरगोश का बच्चा धीरे धीरे आवाज तो निकाल रहा था, दर्द भरी, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा था। अब यही आवाज नीलकंठ ने सुन ली, और नीलकंठ ने तुरंत उसको बचाने के लिए नीचे आए, और सांप के जो फन पर उसने धीरे से जाकर पंजों से उस फन को दबाया, और उस पर इतने चोट से प्रहार किए कि सांप की जो पकड़ थी खरगोश को वो ढीली पड़ गई, और खरगोश का जो बच्चा था वो मुख से निकल गया।
इस तरह से नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को बचा लिया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के कौन कौन से स्वभाव की विशेषताएं पता चलती है। देखिए कौन कौन सी। एक तो सतर्कता। नीलकंठ जो था बहुत ही सतर्क रहा करता था। जाली घर के ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसे खरगोश के करहा सुनकर वह शक हो गया कि कोई प्राणी कष्ट में है और वह झट से झूले से नीचे उतरा। उसकी वीरता का पता चलता है। नीलकंठ वीर प्राणी है। अकेले ही उसने से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के दो खंड यानी दो टुकड़े किए। अपनी वीरता का परिचय दिया। कुशल संरक्षक मतलब कि सबका ध्यान रखने वाला था वो। खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने सिद्ध कर दिया कि वह कुशल संरक्षक है। उसके संरक्षण में किसी प्राणी को कोई भय नहीं, मतलब उसकी देखरेख में किसी को कोई भय नहीं होता था। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। तो देखिए जब मैंने आपको वीडियो समझाई थी, चैप्टर समझाया था, तो स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक रेखा चित्र है। तो वही हमें बताना है कि रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब जो रेखा चित्र एक सीधी कहानी ना होकर जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करती है। पूरी कहानी नहीं बताते पर उसके कुछ कुछ मेन मेन पार्ट्स, कुछ मुख्य मुख्य अंश को प्रस्तुत करते हैं, उसको हम रेखा चित्र कहते हैं। यह एक सीधी सादी कहानी नहीं होती, बल्कि संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश होता है। रेखा चित्र में भावनात्मक और संवेदना होती है। यह अत्यंत स्वाभाविक और सरल होते हैं, मतलब बहुत ही सीधी सादी भाषा में लिखे जाते हैं जो आसानी से समझ आ जाए। इसमें बनावट लेश मात्र भी नहीं होती। अन्य रेखाचित्र महादेवी के संग्रह से पढ़िए, मतलब कि बाकी के जो रेखाचित्र है आप महादेवी वर्मा की कोई भी बुक खरीद सकते हो या फिर उसको सर्च कर सकते हो, उनमें से रेखाचित्र को पढ़ सकते हो। ठीक है। अब हम इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, मतलब एमसीक्यू प्रश्न पढ़ेंगे जो आपको परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। पहला प्रश्न है, नीलकंठ पाठ के लेखक कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। नीलकंठ पाठ की लेखक कौन है। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा जी। ठीक है। बड़े मियाँ के भाषण की तुलना किससे की गई थी। देखो जब हमने पाठ पढ़ा था तो शुरू में ही हमने पढ़ा था कि जो बड़े मियाँ थे वो बहुत ज्यादा बोलते थे, बहुत भाषण देते थे। तो उनकी जो तुलना की गई थी वो तूफान मेल से की गई थी, तूफान मेल ट्रेन से। दोनों शावकों ने आरंभ में कहाँ रहना शुरू किया। दोनों शावक यानी मोर मोरनी के जो छोटे बच्चे थे मोर और मोरनी, उन्होंने शुरू में कहाँ रहना शुरू किया। रद्दी की टोकरी में। महादेवी वर्मा की जो रद्दी की टोकरी थी उसमें वो शुरू में रहा करते थे। शुरुआत में शावकों ने दिन कैसे व्यतीत किया। कहीं छिपकर, कभी मेज के नीचे, कभी पलंग के पीछे, कभी अलमारी के पीछे। मोर के दोनों बच्चों को चिड़ी मार कहाँ से पकड़ कर लाया था। शंकरगढ़ से। ठीक है। लेखिका ने मोर के बच्चों को कितने रुपए में खरीदा। लेखिका जब मोर के दोनों बच्चे खरीद कर लाई थी तो उसने बड़े मियाँ को कितने रुपए दिए। 35 रुपए। ठीक है। लेखिका को क्या ज्ञात नहीं हो पाया। नीलकंठ कब बाकी जानवरों का संरक्षण हो गया, मतलब कब नीलकंठ इतना बड़ा हो गया कि बाकी जानवरों की भी देखभाल करने लगा। इस बात का लेखिका को पता ही नहीं चल पाया। अन्य जानवर जब व्यस्त होते थे तो नीलकंठ क्या करता था, उन सभी का ध्यान रखता था। थोड़े बड़े बड़े वाले प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे हम, वन लाइनर। बड़े मियाँ कहाँ से मोर के बच्चे खरीद कर लाया था। बड़े मियाँ शंकरगढ़ के एक चिड़ी मार से दो बच्चे मोर के दो बच्चे खरीद लाया था। लेखिका मोर मोरनी को कहाँ से लाई थी। लेखिका मोर मोरनी को नखास कोने से लाई। उन्होंने 35 रुपए में पक्षी बेचने वाले दुकान से लिया था। मोरनी को मोर की सहचारिणी क्यों कहा गया। मोरनी को मोर का सहचारिणी कहा क्योंकि वह हमेशा मोर के साथ रहती थी। घर पहुंचने पर बच्चों को घर वालों ने क्या कहा। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है और मोर कहकर ठग लिया है। जब महादेवी वर्मा और मोर मोरनी के छोटे बच्चों को खरीद कर लाई थी तो सभी घर वालों ने कहा कि तीतर है और दुकान वाले ने तुम्हें मोर कहकर ठग लिया है। लेखिका को देखकर नीलकंठ अपनी प्रसन्नता कैसे प्रकट करता था। लेखिका को देखकर नीलकंठ उनके सामने मंडलाकार रूप में अपने पंख फैलाकर खड़ा होकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करता था। अब थोड़े से बड़े उत्तर हम पढ़ेंगे प्रश्नों के। लेखिका ने ड्राइवर को किस ओर चलने का आदेश दिया और क्यों। महादेवी जी ने स्टेशन से लौटते हुए ड्राइवर को
बड़े मियाँ की दुकान की ओर चलने का आदेश दिया। उन्हें चिड़ियों और खरगोश की दुकान का स्मरण आया। उन्हें याद आ गया था ना कि यहाँ पर एक पशु पक्षियों की दुकान है, तो वहाँ चलने का आदेश दिया। कुब्जा और नीलकंठ के स्वभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब इसमें हमें बताना है कि कुब्जा का स्वभाव कैसा था और नीलकंठ का स्वभाव कैसा था। कुब्जा के स्वभाव में रूखापन था। वह किसी को भी नीलकंठ के पास नहीं आने देना चाहती थी, यहाँ तक कि उसने राधा को भी उससे अलग कर दिया। इसी के विपरीत नीलकंठ का स्वभाव सरल था। उसका सभी के साथ मेलजोल था। वह सभी जीव जंतुओं में अपनी एक विशेष पहचान रखता था। राधा के साथ उसका आत्मीय संबंध था। जब कुब्जा ने राधा को दूर किया तो उसने अपने प्राण ही त्याग दिए। जब कुब्जा ने राधा को नीलकंठ से दूर किया तो नीलकंठ ने अपने प्राण ही त्याग दिए। विदेशी महिलाएं नीलकंठ को परफेक्ट अटलमैन क्यों कहती थी? विदेशी महिलाएं नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन जेंटलमैन कहती थी। ये गलत टाइप हो गया है, इसको हम ठीक कर देंगे। ठीक है। जेंटलमैन की उपाधि दी क्योंकि विदेशी महिलाएं नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी क्योंकि विदेशी जब मेहमान के रूप में महादेवी के साथ आते तो उनके प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु वह अपने पंख मंडलाकार रूप में फैलाकर खड़ा हो जाता, मतलब जैसे कि उनका वेलकम किया करता था। नीलकंठ का सुखमय जीवन करुण व्यथा में कैसे बदल गया? कुब्जा के आने के बाद उसने अपने रूखे व्यवहार की शुरुआत कर दी। मतलब अब क्या था, नीलकंठ का जो व्यवहार था वो भी बदलता चला गया। कुब्जा के आने के बाद वो भी अपने रूखे व्यवहार में आने लगा। उसकी कलह से नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कुब्जा की कलह से कई बार वह जाली घर से निकल भागा। एक दिन वह भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से लेखिका ने पुचकार कर उतारा। एक बार खिड़की की शेड पर छिपा रहा। 3-4 महीने के बाद नीलकंठ ने अपने प्राण त्याग दिए और उसके सुखमय जीवन का अंत हो गया। ठीक है। ये थोड़ी सी मात्रा भी जो बोलती है ना, उसको ठीक कर देते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लेखिका नीलकंठ को प्रवाहित करने के लिए संगम पर क्यों गई? नीलकंठ की मृत्यु के बाद महादेवी उसे अपनी शॉल में लपेटकर गंगा यमुना सरस्वती के मिलन स्थल संगम पर प्रवाहित करने के लिए ले गई। ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे अपने घर में पलने वाले प्रत्येक जीव को घर का सदस्य समझती थी। तो जिस तरह से वो अपने घर के सदस्यों को समझती थी उसी तरह वो नीलकंठ को समझती थी, इसलिए उसने गंगा यमुना सरस्वती के मिलन संगम स्थल पर उसको प्रवाहित किया। अब थोड़े से बड़े प्रश्न उत्तर हैं ये। नीलकंठ चिड़ियाघर के अन्य जीव जंतु का मित्र भी था और संरक्षक भी। वह कैसे? लेखिका कहती है कि उसे पता ही नहीं चला कि अपने स्वभाव और संस्कारवश मोर ने स्वयं को अन्य सभी जीवों का संरक्षक या रक्षक और सेनापति कब नियुक्त कर लिया। वह सबको लेकर उस स्थान पर पहुंच जाता जहां दाना बखेरा जाता। वह घूम घूम कर रखवाली करता और अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसे दंडित भी करता था। वह उन सब का मित्र तो था ही। एक बार सांप ने खरगोश के बच्चे का आधा हिस्सा अपने मुंह में दबा लिया, तब चीख नहीं सकता था। नीलकंठ ने उसका धीमा स्वर सुन लिया और उसने नीचे उतरकर सांप को फन के पास पंजे से दबाया और चोंच मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश उसके मुख से निकल आया। मोर रात भर उसे अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। इस तरह वो सबका संरक्षक था, सबकी देखभाल करता था। अगला प्रश्न है, कुब्जा के जीवन का अंत कैसे हुआ? नीलकंठ की मृत्यु के बाद कुब्जा भी कोलाहल के साथ उसे ढूंढना शुरू कर दिया। कुब्जा ने भी। वह आम, अशोक, कचनार की शाखाओं में ढूंढती रहती। एक दिन आम की शाखा से उतरते ही अल्सेशियन कुतिया उसके सामने पड़ गई। स्वभाववश कुब्जा ने चोंच से उस पर प्रहार किया तो कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। परिणामतः उसकी मृत्यु हो गई, मतलब कि कुब्जा भी मर गई। इस प्रकार उसके कलह, कोलाहल तथा द्वेष प्रेम भरे जीवन का अंत हुआ। तो बच्चों ये थे नीलकंठ पाठ के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ आ गए हो, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।
ये सभी प्रश्न उत्तर की पीडीएफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से इसको दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हैं। ये आपके परीक्षा में काम आएँगे। बाय बाय।